हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम बात करने वाले यहाँ पे कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान की प्रश्न बैंक 2021-22 का सॉल्यूशन खंड 3 का अध्याय 5 जिसका नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ठीक है, इसके सभी क्वेश्चन 2 नंबर में आने वाले हैं। तो ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसके सभी क्वेश्चंस को आसानी से समझ लें, ठीक है, और याद कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्या? सबसे पहला क्वेश्चन है पंचांग किसे कहते हैं? ठीक है, पंचांग किसे कहते हैं? तो देखिए, चांद सूरज की गति यानी चांद और सूरज की क्या गति है, ज्वार भाटा के समय, ज्वार भाटा कब कब आ सकता है, ठीक है, और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी अहम जानकारियां देने वाला, यानी लोगों के दैनिक जीवन में क्या क्या घटनाएं होने वाली, यानी भौतिक जो राशियां होती हैं उनको समझाने वाला जो वार्षिक प्रकाशन होता है उसे क्या कहा जाता है? पंचांग कहलाता है। पंचांग मतलब क्या होता है? एक तरीके से क्या होता है? एक कैलेंडर होता है। क्लियर, समझ में आ गया? तो क्या है? चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी अहम जानकारियों को देने वाला वार्षिक प्रकाशन पंचांग कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? बच्चों, सभी क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है उलमा से क्या आशय है? क्या क्वेश्चन है? उलमा क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है? इस्लामी कानून। क्या बोला यहाँ पे? इस्लामी कानून और शरिया। ठीक है, इस्लामी कानून यानी जो मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिमों के जो रीति रिवाज होते हैं, ठीक है, उसका जो विद्वान होता है कि क्या क्या पूरी विद्वान यानी कि पूरी जानकारी जिसको होती है, इस्लामी कानून की पूरी जानकारी होती है, उसे क्या बोला जाता है? विद्वान बोला जाता है, और उसी को बोला जाता है उलमा। समझ में आ गया उलमा क्या होता है? तो इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान को क्या कहा जाता है? उलमा कहते हैं। याद कर लोगे, छोटा सा क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, फतवा से क्या आशय है? क्या है क्वेश्चन? फतवा से क्या आशय है, यह हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है? अनिश्चय की स्थिति में, क्या है यहाँ पे? अनिश्चय की स्थिति में इस्लामी कानून जानने वाला विद्वान, इस्लामी कानून जानने वाला विद्वान कौन होता है? उलमा, यानी उलमा द्वारा की जाने वाली वैधानिक घोषणा को क्या कहा जाता है? फतवा कहा जाता है। ठीक है, यानी कि उस विद्वान का मतलब होता है इस्लामी विद्वान जो होता है उसे क्या बोला जाता है? उलमा। उलमा के द्वारा जो घोषणा की जाती है, ठीक है, कि उसे क्या कहते हैं? उसे ही फतवा कहते हैं। याद हो जाएगा क्वेश्चन। इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा चैप बुक से क्या आशय, यानी आपको ये बताना है चैप बुक क्या होता है। ठीक है, ये पुरानी बातें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? पॉकेट के आकार की किताबों को चैप बुक कहा जाता है या फिर गुटका कहा जाता था। यानी जो पॉकेट के आकार की, मतलब ये क्या है? जैसे हमारी एक कॉपी है, अब उसको हम जेब में तो रख नहीं सकते, ठीक है, तो जैसी छोटी डायरी होती है ना, उसी टाइप की पहले किताबें चलती थी। कॉपी नहीं चलती थी, क्या चलती? किताबें चलती थी। उन्हीं किताबों को क्या कहा जाता था? उन्हीं किताबों को चैप बुक या फिर गुटका कहा जाता था। ठीक है, आमतौर पर इन्हें कौन? फेरी वाले बेचते थे। फेरी वाले कौन? जो गाँव में घूमते हैं ना, गाँव में या फिर शहरों में साइकिल पे, ठीक है, या फिर ठेले पे घूमते हैं, तो उनको क्या बोला? फेरी वाले। तो ये इन किताबों को क्या करते? बेचते थे। 16वीं सदी में, कौन सी सदी में? 16वीं सदी में ये अधिक लोकप्रिय थे। ठीक है, तो चैप बुक क्या होता है? तो सिंपल सी बात यह है कि पॉकेट के आकार की जो छोटी सी किताब होती है उसे ही चैप बुक या फिर गुटका कहा जाता है। ठीक है, आमतौर पर ये इन्हें कौन बेचते थे पहले? तो इन्हें फेरी वाले बेचते थे। और ये कौन सी शताब्दी में ज़्यादा प्रसिद्ध थे? तो 16वीं शताब्दी में ये अधिक लोकप्रिय थे। क्लियर हो गया? उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा गैली से क्या अभिप्राय है? ठीक है, गैली क्या होती है? ठीक है, तो इसका तो सिंपल सा आंसर है, गैली क्या है? एक धातु की एक फ्रेम होती थी। क्या होती थी? एक धातु की फ्रेम जिसमें टाइप बिछाकर इबादत बनाई जाती थी। टाइप का मतलब ये होता है अक्षर जो है बिछाकर क्या है? इबादत को बनाया जाता था। ठीक है, इबादत को टाइप किया जाता था, तो उसे क्या बोलते थे? गैली बोलते थे।
क्लियर याद हो जाएगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है। और अगर आप और भी क्वेश्चन चाहते हो तो इसके और भी प्रश्न बैंक की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, ठीक है। सभी पार्टों के सामाजिक विज्ञान की प्रश्न बैंक आपको मिल जाएगी, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने उनके हल बताए हैं, तो वो आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है बच्चों। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, कंपोजिटर क्या होता है। अब कंपोजिटर क्या होता है, ठीक है। तो क्या है, छपाई करने के लिए इबादत कंपोज करने वाला व्यक्ति, जब छपाई के लिए इबादत कंपोज करने वाला जो व्यक्ति था उसे ही क्या का नाम दिया गया था, उसे ही नाम दिया गया था कंपोजिटर। समझ में आ गया क्या है कंपोजिटर। तो छपाई के लिए इबादत कंपोज करने वाला व्यक्ति कंपोजिटर कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी बेजबरुआ कौन थे, ठीक है। आपको ये बताना है लक्ष्मी बेजबरुआ कौन थे। तो हमारा उत्तर है, लक्ष्मी बेजबरुआ साहित्य के एक वरिष्ठ रचनाकार थे। कौन से साहित्य के, असमिया साहित्य के। किसके, लक्ष्मी बेजबरुआ असमिया साहित्य के एक वरिष्ठ रचनाकार थे, यानी समझ में आ गया, ठीक है। उन्होंने असम का लोकप्रिय गीत, कौन सा था असम का लोकप्रिय गीत, ओ मोर अपना देश भी लिखा था, ठीक है। तो आपको याद है, अगर ओटी में क्वेश्चन आ जाए कि ओ मोर अपना देश किसने लिखा है, तो आपको याद रखना है लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी ने, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया आपको, कौन थे लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। तो लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ असमिया साहित्य के वरिष्ठ रचनाकार थे, ठीक है। इन्होंने क्या गाया था, असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अपना देश भी गाया था या फिर लिखा था, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, पांडुलिपि क्या थी। क्या है क्वेश्चन, पांडुलिपियाँ क्या थी, ठीक है। तो हमारा उत्तर है यहाँ पे, छापाखाना के आविष्कार के पूर्व, जब ये प्रिंटिंग मशीन नहीं थी तब की बात, तब से पहले की बात है, ठीक है। छापाखाना किसको बोलते हैं, जो प्रिंटिंग प्रेस होती है उनको, ठीक है। तो प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से पूर्व ताड़ के पत्तों, किस पे, ताड़ के पत्तों और हाथ से बने कागज पर, ताड़ के जो पत्ते होते हैं, ठीक है, ताड़ एक वृक्ष होता है, उसके पत्तों और हाथ के बने कागज पर हाथ से सुंदर अक्षरों में पुस्तकें तैयार की जाती थी। क्या किया जाता था, हाथ से सुंदर अक्षरों में क्या किया जाता था, पुस्तकें तैयार की जाती हैं। इन पुस्तकों को ही क्या कहा जाता था, इन पुस्तकों को ही कहा जाता था पांडुलिपि। समझ में आ गया क्या है पांडुलिपि। तो क्या है, प्रिंटिंग प्रेस के पूर्व ताड़ के पत्तों और हाथ से बने कागज पर हाथ के सुंदर अक्षरों में पुस्तकें तैयार की जाती थी, इन्हें क्या कहा जाता था, पांडुलिपि कहते हैं, ठीक है। याद हो जाएगा क्वेश्चन। इसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, देखिए कहाँ चला गया लास्ट क्वेश्चन, भाग गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पांडुलिपि का प्रचार सीमित क्यों रहा, ठीक है। आपको ये बताना है जो पांडुलिपि का जो प्रचार था वो सीमित क्यों रहा। तो यहाँ पे देखिए पांडुलिपि का प्रचार, तो क्या है, देखो क्या क्या परेशानियाँ थी। पांडुलिपि को तैयार करना कठिन और महंगा था ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा कठिन था इसको बनाना, और ये महंगा भी पड़ता था, ठीक है। इन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना पड़ता था, ठीक है, क्योंकि ये बहुत नाजुक थी। ताड़ के पत्ते पे लिखते थे, इसीलिए कैसी थी, बहुत ही नाजुक थी, ठीक है। अलग अलग तरीके से लिखे जाने के कारण इन्हें पढ़ना भी आसान नहीं था, तो ये पढ़ने में भी सही से नहीं आती थी, इसीलिए इनका प्रचार कैसा था, सीमित था, यानी कि लोग इनको कम यूज़ करते थे। समझ में आ गया बच्चों। अगर आप इस चैनल पे सोशल साइंस से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस की जानकारी चाहते हो और आप और भी वीडियो मेरे से चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।